सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट पीरियड में ये पढ़ लिया था कि जॉर्ज पंचम की नाक, इसके प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा कर ली थी और विस्तार से हमने समझा भी दिया था। तो वैसे ही आज हम एक और हिंदी व्याकरण का पाठ का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है पद परिचय। ठीक है, सभी बच्चे आप जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए, क्लास वर्क की कॉपी निकालिए। उसमें जो मैं लिखती जाती हूँ आपको समझने के साथ साथ लिखते भी आगे जाना है। ठीक है, और फटाफट से जल्दी से हिंदी की हिंदी की कॉपी पेन अपने साथ में निकालिए और जैसे मैं समझाती जाऊंगी आपको भी उसके साथ साथ लिखना जरूरी है। ठीक है, और यदि अगर आपको समझने में कोई कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो बीच बीच में भी पूछ लीजिएगा। हाँ, तो आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने कभी पद परिचय के बारे में पढ़ लिया है या फिर कोई जाना है क्या होता है? ठीक है, आपने 10th क्लास में तो यही ग्रामर है ना। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? वाक्य के भेद पढ़ा था, है ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद और वाचक के भेद और उसके साथ साथ रस के भेद। तो ये ग्रामर का पाठ है, सिलेबस में है पाठ्यक्रम के अनुसार। तो उसमें से एक और पाठ है पद परिचय। ठीक है, ये जो पद परिचय है आज हम उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब पद परिचय में देखिए, आपने इससे पहले कभी सुना है पद परिचय? पद यानी शब्द। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाक्य में आए शब्दों का व्याकरणिक रूप से परिचय देना पद परिचय कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जो शब्द आते हैं और हर शब्द का व्याकरण के नियम के अनुसार उनका परिचय देना ही पद परिचय कहा जाता है। जैसे देखिए, और दूसरी भी परिभाषा इस प्रकार होती है। जब किसी शब्द को, है ना, जब हम वाक्य बना लेते हैं, है ना, तो वाक्य पूरा बनने के बाद जैसे अब देखिए कि अब देखिए रोशनी पढ़ाई कर रही है। ठीक है, अब ये जो वाक्य है इसमें क्या करना है? इसमें आए वाक्य में हर शब्द का व्याकरणिक नियम के अनुसार उनका परिचय देना ही पद परिचय कहते हैं। ठीक है, क्या क्या उनका परिचय देना? अब देखिए उनका क्या क्या परिचय देना? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। ठीक है, संज्ञा, लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, इनमें जो भी व्याकरण होता है हम शब्द में, वाक्य में शब्दों का व्याकरण रूप के अनुसार परिचय देना पद परिचय कहते हैं। देखिए, शब्द और पद में अंतर होते हैं। इससे पहले कि हम पद परिचय के बारे में परिभाषा लिख लेते हैं और विस्तार से अच्छे से समझ लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? ठीक है, और फिर इसके पद परिचय के लिए आवश्यक क्या संकेत है? ग्रामर में कौन से पाठ, कौन से अंग है जो उनके जरिए शब्द पद परिचय में आ सकते हैं या फिर वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिचय, इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये भी बनती है परिभाषा आसान शब्द से, आपको जो सही लगे, समझने में आपको जो सरलता होगी आप वही लिख दीजिए। जब किसी वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद परिचय कहलाता है। ठीक है, व्याकरणिक परिचय देना किसका? है ना, पदों का, वाक्य में आए शब्दों का, है ना, वाक्य में आए शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय है। व्याकरणिक पद कौन सा परिचय? अब देखिए, व्याकरणिक शब्दों का परिचय, जैसे वाक्य में आए वो संज्ञा है या फिर क्रिया है या सर्वनाम है
विशेषण है, अव्यय है, फिर वाक्य में आए हर शब्द का हमें अलग अलग रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, पुष्पेंद्र ध्यान से पढ़ता है। अब ये पुष्पेंद्र क्या है? करता है। ठीक है, पुष्पेंद्र करता है, ध्यान से पढ़ता है। ध्यान से क्या है? ये क्रिया विशेषण है ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और फिर क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। तो इन शब्दों का अलग अलग रूप से व्याकरण के नियम के अनुसार हर शब्द का परिचय देना ही पद परिचय कहते हैं। ठीक है। और तो शब्द और पद में क्या अंतर होता है? ठीक है। अब थोड़े से गौर से सुनिएगा। शब्द और पद, इनमें अंतर क्या होता है ना। शब्द जो है वो स्वतंत्र होते हैं। वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहा जाता है। ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, निर्थक। जिस शब्द से किसी अर्थ का पता चल जाता है, जो अर्थ समझ में आता है, वो सार्थक है। और जिस शब्द से कोई अर्थ का मतलब ही समझ में नहीं आता है, वो निर्थक है। तो ये रहा शब्द के भेद। ठीक है। तो हमें क्या करना है? पद परिचय करना है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, है ना। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। परंतु जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इन्हें व्याकरण के नियमानुसार कोई ना कोई पद मिल ही जाता है। तो इसीलिए इन्हें पद संज्ञा मिल गई है। ठीक है। पद संज्ञा मतलब नाम मिल गई है। क्यों मिल गई है? ये शब्द स्वतंत्र होते हैं। जब उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उन शब्दों का व्याकरण रूप से परिचय देते हैं, अलग अलग शब्दों का व्याकरण के नियम के अनुसार परिचय देते हैं, तो उसे कहते हैं पद परिचय। ठीक है। समझ में आई आपको बात? शब्द और पद में अंतर होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं और वही उन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो उसे पद की संज्ञा मिल जाती है। बस। ठीक है। तो अब चलिए परिभाषा लिख देते हैं इसकी और फिर आगे बढ़ेंगे। परिभाषा लिखिए पद परिचय की। अगर इससे संबंधित आपको कोई और भी कठिनाई लग रही है, कोई मुश्किल हो रहा है, तो फिर से मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगी। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके बार बार देख भी सकते हैं और अच्छे से समझना है तो। ठीक है। और आपको और कोई दिक्कत हो रही है, आप और कुछ आपके और प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। चलिए अभी परिभाषा किसकी? पद परिचय। ठीक है। अब यहाँ लिखिए पद परिचय। यहाँ तो लिखी है, फिर भी यहाँ लिखते हैं पद परिचय। पद परिचय इसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है। पद परिचय किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ, और मैं बोलते बोलते दोहराती जाऊंगी और आपको लिखते जाना है साथ साथ। ठीक है। जब किसी शब्द को लिखिए, जब किसी शब्द को, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियम के अनुसार, व्याकरण के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है,
किया जाता है, तो वह पद कहलाता है। तो वह पद कहलाता है। ठीक है। देखिए, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। जब किसी शब्द को व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह पद कहलाता है। तो फिर और इसके बाद वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिखिए। वाक्य में प्रयुक्त इन पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहा जाता है। देना ही क्या कहा जाता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। ठीक है, मतलब वाक्य में आए शब्दों का, हर शब्दों का परिचय देना है। ठीक है, वो संज्ञा है, कर्ता है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, या फिर उसमें अव्यय कौन से है, उसका रूप लिंग, वचन, कारक, अनेक वचन, बहुवचन, एक वचन है ना, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इन सारे व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, ठीक है, लिखिए आप। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने लिख दिया, यहाँ तक लिखना है, फिर और आगे बढ़ेंगे। अब शब्द तथा पद में क्या अंतर है ये भी लिखना है। ठीक है, लिख दीजिए आप शब्द और पद में क्या अंतर होता है। अब रफ कर दिया जाए, चलिए रफ कर देते हैं। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है आपको। जो समझ नहीं आ रहा है वो आप सब साथ साथ बताते जाना है। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, या फिर आप वीडियो पॉज करके बार बार देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए। ये एग्जाम में आता है पद परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, शब्द और पद में क्या अंतर है ये आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ लिखिए शब्द तथा पद में अंतर। शब्द तथा पद में अंतर। ठीक है, अब देखिए
शब्द स्वतंत्र होते हैं। ठीक, शब्द तथा पद में क्या अंतर है ये अब हम लिखकर समझना है। ठीक है, चलिए लिखिए। आप मेरे साथ साथ भी आपको लिखना है, समझ भी लेना है और लिखते भी जाना है। चलिए देखिए, शब्द स्वतंत्र होते हैं। लिखिए, शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें व्याकरण के अनुसार कोई ना कोई, इन्हें लिखिए, सॉरी, इन्हें व्याकरण के अनुसार कोई ना कोई पद मिल जाता है। कोई ना कोई पद मिल जाता है। पद यानी शब्द मिल जाता है, इसलिए इन्हें पद संज्ञा मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें पद संज्ञा मिल जाती है। पद संज्ञा मिल जाती है। ठीक है, देखिए अब इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह, जिससे कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इन्हें व्याकरण के अनुसार कोई न कोई पद मिल जाता है, इसलिए इन्हें पद संज्ञा मिल जाती है। तो हम इसे पद परिचय कहते हैं, है ना? समझ में आई ये परिभाषा? चलिए लिखिए फटाफट से, आपको लिख कर रखना है, किसी एक बार दोहराने की जरूरत है तो प्लीज। ठीक है, शब्द पद में क्या अंतर होता है? शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कोई ना कोई पद मिल जाता है, इसलिए इन्हें पद संज्ञा मिल जाती है। चलिए अब अगला लिखिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या और बताना है कि तो एग्जाम्पल आपको एक वाक्य देती हूँ। अगर हम इन्हीं शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं और फिर हम बाद में वाक्य बनाकर लिखते हैं और फिर हम इस वाक्य का व्याकरण के अनुसार हम परिचय देते हैं, तो वो क्या बनेगा? पद परिचय। आइए एक उदाहरण के तौर पर ऐसे हम 5-6 कम से कम 6 तो उदाहरण की जरूरत है, जो आप उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के जरिए और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है और भी एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, चलिए अब शब्द स्वतंत्र होते हैं।
वो कैसे स्वतंत्र होते हैं देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं लिख के देती हूँ आपको। अब देखिए शब्द, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे शब्द, पहले शब्द लिख लेते हैं, फिर उसका वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाने के बाद उनका व्याकरण के अनुसार परिचय देते हैं। ठीक है ना, चलिए। जैसे पुष्पेंद्र, जैसे पुष्पेंद्र, ये एक और शब्द है पुस्तक, ये दूसरा शब्द है। ठीक है, अलग अलग शब्द है ये। पुस्तक, ध्यान, ये अलग सा शब्द है, ध्यान से पढ़ना आदि। ठीक है, अब इनमें देखिए आदि स्वतंत्र शब्द है, आदि स्वतंत्र शब्द है। ठीक है, शब्द है। तो अब इसमें वाक्य में प्रयोग करने के बाद पद बन जाता है। ठीक है, अब देखिए पुष्पेंद्र, पुस्तक, ध्यान, पढ़ना से, इस तरह से अलग अलग शब्द लिख दिया जाए तो आपको उसका मतलब नहीं समझ में आएगा, है ना। सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे आप, उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। ये तो शब्द स्वतंत्र होते हैं ना, इसीलिए तो शब्द स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इन्हीं शब्दों को हम व्याकरण के नियम के अनुसार लिखकर उसमें अलग अलग पाठ करके और व्याकरण के नियम के अनुसार हम उसका परिचय देंगे। देखिए संज्ञा क्या है, कर्ता क्या है ना, क्रिया क्या है, और फिर वचन क्या है, इस सारे पाठ का अलग अलग जब परिचय देंगे तो वह पद परिचय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाक्य लिखते हैं, पुष्पेंद्र पुस्तक, ध्यान पर से पढ़ना, मतलब इसका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पुष्पेंद्र पुस्तक ध्यान से पढ़ता है। देखिए, अब यहाँ लिखिए, अब पुष्पेंद्र पुस्तक ध्यान से पढ़ता है, ये क्या है, वाक्य है। ठीक है, वाक्य में आए शब्द का हमें परिचय देना है। तो अब इनका वाक्य बता देते हैं और उसके व्याकरण के अनुसार फिर हम क्या करेंगे, परिचय दे देंगे। समझने की कोशिश कीजिए आप, बस ये शब्द स्वतंत्र होते हैं यही बता। अब इनका वाक्य बनाने के बाद फिर हम उनका अलग अलग व्याकरण के अनुसार क्या है ये परिचय दे देंगे, फिर और अच्छे से समझ जाएंगे आप। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए उदाहरण। ठीक है, उदाहरण, मैंने उदाहरण लिखा है, आपको उदाहरण लिखना है, ताकि ये बोर्ड छोटा है, छोटा सा इसका, इसलिए जगह कम है, मैं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया उदाहरण। ठीक है, तो देखिए, पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। पुष्पेंद्र ध्यान से कैसे पढ़ता है, ध्यान से। पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, उन्हीं शब्दों को हमने व्याकरण में प्रयोग किया तो वाक्य बन गया, है ना, पद बन गया फिर। ठीक है, अब देखिए, पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। लिखिए, अब ये उदाहरण है, हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे, उनका व्याकरण के अनुसार परिचय देंगे और फिर धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि पद परिचय है क्या। ठीक है, पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, लिख दिया।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मतलब अभी लिखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्य में लिखिए, उपर्युक्त वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में हम परिचय देंगे, इसका पद परिचय, ठीक है। पुष्पेंद्र का पद है, इसमें पुष्पेंद्र कौन है? पुष्पेंद्र क्या है? इसमें पुष्पेंद्र व्याकरण परिचय देना है हमें अभी, ठीक है। पुष्पेंद्र क्या है? करता है, ठीक है। पुष्पेंद्र क्या है वाक्य में, पद में, सॉरी, करता है। पुष्पेंद्र करता है। अब देखिए ध्यान से, पुष्पेंद्र करता है और क्या है? संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इनका परिचय है ना, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक वचन है या अनेक वचन है, या फिर एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है, एक वचन भी लिखना है ना। पुष्पेंद्र करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। एक वचन है, एक वचन और पुल्लिंग है। एक वचन, पुल्लिंग, लिंग भी पढ़ लिया है ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो बस पुष्पेंद्र इस शब्द ये है ना, स्वतंत्र शब्द है पुष्पेंद्र। अब हम क्या कर रहे हैं? इनका व्याकरण के अनुसार, नियम के अनुसार परिचय दे रहे हैं। पुष्पेंद्र करता है वाक्य में, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। ध्यान से इसका परिचय दे रहे हैं हम, क्रिया विशेषण है ये, ठीक है। क्रिया विशेषण, ठीक है। पुस्तक क्या है? क्या पढ़ता है पुष्पेंद्र? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म, ठीक है। पुस्तक क्या है? कर्म है। अब ये 6वीं से लेकर 9वीं तक तो आप जानते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कर्ता, कारक, लिंग, वचन, क्रिया विशेषण, है ना। ये सारा व्याकरण तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती जाऊंगी बीच बीच में। पुस्तक क्या है? कर्म है। पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया, पढ़ता है, क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही हमें वाक्य में आए हर शब्द का व्याकरण के अनुसार परिचय देना है, जो पद परिचय कहता है, क्रिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है उपयुक्त वाक्य में? पुष्पेंद्र करता है। देखिए अब पुष्पेंद्र, ध्यान से, पुस्तक, पढ़ता है, ये शब्द अलग अलग है, स्वतंत्र शब्द है ना। तो हमने इनका वाक्य में प्रयोग किया है। वाक्य में प्रयोग करने के बाद क्या किया है? इनका अलग अलग व्याकरण के अनुसार परिचय दिया है, ठीक है। पुष्पेंद्र क्या है? करता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है ना। तो इतना सारे का व्याकरण नियम के अनुसार परिचय है, एक शब्द का बस, पुष्पेंद्र का, ठीक है। ध्यान से क्या है? ये क्रिया विशेषण है। क्रिया कैसी हो रही है? जल्दी जल्दी हो रही है, धीरे से हो रही है, ध्यान से हो रही है, किस तरह हो रही है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ध्यान से कैसे पढ़ रहा है पुस्तक? ध्यान से क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। ये पुस्तक क्या है? कर्म है, क्रिया है ना, कर्म। और पढ़ता क्या है? क्रिया है, ठीक है। पुस्तक कर्म है, पढ़ता है क्रिया है,
और क्रिया कितनी प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। जी, तो एक इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया है। पुष्पेंद्र ध्यान से पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है जब प्रश्न पूछा जाए? पुस्तक। ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है। हाँ, तो क्रिया इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, लिंग, वचन, अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इन सारे का अलग अलग करके हमें व्याकरण के अनुसार जब प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होगा? पद परिचय होगा। ठीक है, समझ में आई आपको बात? ठीक है, देखिए अभी यहाँ तक ऐसे इस तरह से लिखिएगा और वाक्य बनाइए, ऐसे पद बनाइए, वाक्य बनाइए और फिर उसका अलग अलग व्याकरण के अनुसार परिचय दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो और इसी तरीके से हमें और बहुत सारे उदाहरण लेने हैं और उनके अलग अलग करके व्याकरण के नियम के अनुसार परिचय भी देना है। अब देखिए, पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत। ठीक है, संकेत यानी इशारा, किस तरह से क्या है ना, व्याकरण में आए शब्दों का कौन सा रूप है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, पुल्लिंग, एक वचन, है ना, लिंग क्या है इसमें, कारक क्या है, क्रिया कौन सी है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। इस प्रकार सभी शब्दों का व्याकरण के अनुसार परिचय देना पद परिचय कहा जाता है। तो अब चलिए और भी एक 5-6 हम एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर हम 5-6 वाक्य लिखेंगे और उसका अलग अलग व्याकरण का परिचय दे देंगे, तो और आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब इनके लिए एक जरूरी बात है, पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत। संकेत यानी यही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सारे शब्दों का परिचय जब दे देंगे तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो ये पद परिचय के संकेत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पद परिचय का संकेत। ठीक, हाँ तो ठीक है, आप अपनी कॉपी में भी लिखिए, पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत, हेडिंग लिखिए या फिर मैं लिख दूं? चलिए फिर मैं ही लिख देती हूँ। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत कौन कौन से हैं? चलिए, पद परिचय के लिए पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत, मतलब इसमें क्या क्या होता है, पदों में, वाक्य में शब्दों का किस प्रकार हमें जानकारी देनी, उनके व्याकरण के अनुसार उनका किस तरह परिचय देना है, यही संकेत बताया गया। ठीक है, पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत कौन कौन से हैं आगे लिख देती हूँ। ठीक है, अभी मैंने बताया था संज्ञा। चलिए, इसमें आवश्यक कौन कौन से संकेत है लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सॉरी 5वां ये है ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ये लास्ट के 4 जो है ये अव्यय है। ठीक है, बस समझा दूंगी बाद में, आप लिखिए। समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक, सातवां यह संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, आठवां इस तरफ लिख देती हूँ, ठीक है। यहां लिख दू आठवां। आठवां विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब क्या करना है, इनका शब्दों के भेद तथा भाव का उल्लेख करके लिखना है, ठीक है। इतना सारा पद परिचय में आता है, ठीक है। मतलब वाक्य में जो व्याकरण के अनुसार हमें परिचय देना है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनका परिचय देना है। वाक्य में आए शब्दों का, इन सभी का व्याकरण के अनुसार परिचय देना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत, ठीक है। ये नीचे है संकेत, ये आपको जानकारी होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, दो, क्रिया विकारी और अविकारी, ठीक है। दो रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। तो फिर विकारी मतलब जिन शब्दों का परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं। अविकारी या अव्यय, ठीक है। जिन शब्दों का कभी परिवर्तन नहीं होता है, उनका रूप स्थिर रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। कौन से है इसमें, 5, 6, 7, 8 ये अव्यय है, और ऊपर का जो ये अविकारी शब्द है, विकारी और अविकारी, ठीक है। मतलब इनका ही परिवर्तन होता जाता है। नीचे के 4 शब्द है, इनका परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसा रूप है वैसा ही रहता है, ठीक है। देखिए संज्ञा तो जानते हैं आप, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज का नाम संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम, तो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, है ना। किसी नाम के जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं सबके लिए, है ना। सर्वनाम सबका नाम, मैं, हमने, हमारा, आपका, वह, यह, है ना। ये सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो जानते ही है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे अच्छा, भला, पूरा, सुंदर, ये सारा क्या है, दुबला, पतला, मोटा, ये क्या है, विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। क्रिया है, क्रिया मतलब किसी जिस बात से या जिस शब्द से किसी क्रिया का करना या होना समझा जाए, वो क्रिया है। क्रिया में कोई भी कार्य, ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया कितने हैं, 2 प्रकार, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। कि क्रिया कैसी हो रही है, धीरे से, धीमे से, किस तरह हो रही है, जल्दी हो रही है या धीमी हो रही है, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार है, वो हमें नहीं पढ़ना है। स्थानवाचक, रीतिवाचक और बहुत जिन छोड़िए, बस ये बस संकेत ध्यान रखिए। समुच्चय बोधक, अव्यय,
मतलब एक वाक्य, दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं, है ना। कोई शब्द होता है वो दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो, और जो शब्द है एक वाक्य, दो वाक्य को एक करने वाला शब्द समुच्चय बोधक, है ना। जैसे अभी बताया संबंध बोधक, है ना, किसी शब्द से किसी वाक्य का संबंध होता है तो संबंध बोधक कहते हैं। और विस्मय आदि बोधक, विस्मय यानी कि आप तो जानते ही वाक्य के भेद में, लास्ट ईयर आपने पढ़ लिया है 9th क्लास में। विस्मय आदि बोधक वाक्य, है ना, वो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो 8 है उसमें पढ़ लिया आपने। थोड़ा सा बता देती हूँ विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि मतलब जिस वाक्य में कोई हर्ष, खुशी, घृणा, तिरस्कार, आश्चर्य, जिस वाक्य में ये भाव प्रकट होते हैं उसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य, ठीक है। जैसे खुशी के भाव, दुखी के भाव, आश्चर्यचकित करने वाले, तिरस्कार करने वाले, दुख के भाव, है ना, ये जो चीजें जिस वाक्य में इनका भाव प्रकट होता है उसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक। अरे रे कितना, अरे रे वो तो कितना काम करता है, अरे रे, है ना, वाह कितनी सुंदर लड़की है, वाह, ये जो शब्द है ये विस्मय आदि बोधक, मतलब आश्चर्य करने वाले, आपको चकित करने वाले शब्द होते हैं इसमें, इसे कहते हैं विस्मय आदि बोधक। तो हम आज के लिए इतना काफी है, आज यहाँ रुकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में, इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप यहाँ तक आप अपना लिखिए, कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपी और लिखकर आप गूगल क्लासरूम पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिखिए और उसके आगे से हम अगले कालाश में अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें और 3 या 4 कालाश की जरूरत है, 3 या 4 पीरियड की जरूरत है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आज रुकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।